हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ पर रैपिड एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आज चौथा एपिसोड है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर का एमसीक्यू बहुत ही रफ्तार से कंप्लीट कर चुका है और आज हम अपना चैप्टर 4 यानी कि टेस्ट 4 यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग का चैप्टर 4 है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। ठीक है, ये क्लास 6 एनसीईआरटी की हिस्ट्री की ये चैप्टर है और हम लोग बिल्कुल चैप्टर वाइज यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और उसके आंसर के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है और ये प्रतिदिन दोपहर 3 बजे आने वाली सीरीज़ है। तो आप लोग अगर अभी तक इससे जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से इससे जुड़ जाइए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग प्रतिदिन इस सीरीज़ को देख सकें और आपका पढ़ाई में मन लगा रहे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। तो आप लोगों ने महाजनपद के बारे में सुना ही होगा। ठीक है, 16 महाजनपद के नाम आप लोगों ने पढ़े होंगे अपने हिस्ट्री की बुक में। तो यहाँ उसी के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी, वत्स की या फिर कंबोज की या फिर अंग की या फिर गांधार की। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए ताकि आप अपने ज्ञान को जांच सकें। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए इसका उत्तर क्या होगा। तो कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी। ठीक है, ये जो वत्स महाजनपद था उसकी राजधानी कौशाम्बी थी। तो हमारा सही जवाब हो जाता है वत्स। इसके अलावा हम बाकी ऑप्शन की तरफ जाएं तो कंबोज, कंबोज भी एक महाजनपद है। तो कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। साथ ही अगर आप लोगों ने पढ़ा अगर नहीं है तो नोट करके भी रख सकते हैं। कंबोज की राजधानी थी हाटक, अंग की राजधानी थी चंपा और गांधार की राजधानी क्या थी? गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। अब यहाँ पर फिर से 16 महाजनपद के बारे में दिया गया है। यहाँ महाजनपद के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उनकी राजधानियों के नाम दिए गए हैं। तो इसका सही मिलान आपको करना है। परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आ जाते हैं। तो यहाँ है अंग, फिर है कौशल, फिर है वज्जी और फिर है चेदी और इस तरफ है शुक्तिमती, श्रावस्ती, चंपा और मिथिला। तो आपको सही मिलान करना है। तो चलिए इसका सही मिलान करते हैं हम लोग। अंग की राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी थी चंपा। ठीक है, कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। तो ये कौशल के बिल्कुल सामने यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है श्रावस्ती। ठीक है, अब वज्जी। ठीक है, अब वज्जी की राजधानी क्या थी? वज्जी की राजधानी थी मिथिला, है ना। अब चेदी जो बच गया, चेदी यानी कि चेदी की राजधानी क्या थी? शुक्तिमती। तो इसको आप बिल्कुल याद कीजिएगा। परीक्षा में हर परीक्षा में एक न एक महाजनपद की राजधानी पूछ ली जाती है। तो आप लोग बिल्कुल इसी सीरीज़ से आप इसको याद कीजिएगा। पूरे 16 महाजनपदों के नाम और उसके राजधानी आप लोगों को याद करना है। तो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? ऑप्शन है रुद्र, विष्णु और इंद्र। ऑप्शन नंबर 2 है अग्नि, इंद्र और सोम। ऑप्शन नंबर 3 है इंद्र, वरुण और रुद्र। ऑप्शन नंबर 4 है अग्नि, इंद्र और विष्णु। तो ऋग्वेद के काल में कौन से 3 देवता जो थे प्रमुख रूप से माने जाते थे? ठीक है ना, ऋग्वेद में इन तीनों देवताओं को उल्लेख है और इन्हीं तीनों देवताओं को प्रमुख रूप से पूजा जाता था। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अग्नि, इंद्र और सोम। इन्हीं तीनों देवताओं को मुख्य रूप से पूजा जाता था, इन्हीं की पूजा की जाती थी। विशेषकर इन्हीं को तीनों को प्रमुख माना जाता था, जिसमें से अग्नि जो है आग के देवता थे, इंद्र जो हैं वो युद्ध के देवता इनको माना जाता था और जो सोम थे उनको एक विशेष प्रकार के पेय का देवता इन्हें माना जाता था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृत को किस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है भारत आर्य। ऑप्शन नंबर 2 है भारत यूनान। ऑप्शन नंबर 3 है भारत यूरोप और ऑप्शन नंबर 4 है भारत अरब। तो आप लोग अपना जवाब दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो संस्कृत जो है हमारी जो प्राचीन भाषा है उसको किस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत यूरोप। ठीक है, तो ये संस्कृत जो है हमारा भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा है या फिर भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। इसमें संस्कृत के अलावा जो बहुत सारी कई भारतीय भाषाएं हैं जैसे असमी, गुजराती, है ना, कश्मीरी, हिंदी, ये सभी और यूरोपीय भाषाएं जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, इन सभी भाषाओं को जो है भारत यूरोप भाषा परिवार में माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन सभी भाषाओं की उत्पत्ति एक ही मूल से हुई है
इस वजह से इन सभी को भारत यूरोपीय भाषा परिवार में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ देख लेते हैं कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है। ठीक है, गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके जवाब दे सकते हैं। तो हम लोग सही जवाब देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा सही जवाब है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 12, 1, 3 और 100। तो आप बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से गंगा यमुना नदी का ऋग्वेद में कितनी बार नाम आया है। क्या 12 बार आया है, या फिर 1 बार, या फिर 3 बार, या फिर 100 बार। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1। यानी कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का सिर्फ एक बार नाम आया है। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, सिर्फ एक बार नाम आया है, क्योंकि जिस समय ऋग्वेद की रचना हुई उस समय गंगा नदी जो थी एक प्रमुख नदी, उसको नहीं माना जाता था। मतलब उस समय गंगा नदी एक मतलब कि दैवीय रूप में गंगा नदी को प्रमुख नहीं माना जाता था। उस समय कौन सी नदी प्रमुख थी? उस समय सिंधु नदी प्रमुख थी। ठीक है, तो इस वजह से ऋग्वेद में सिंधु नदी का कितनी बार उल्लेख आया है, लेकिन गंगा और यमुना नदी का सिर्फ एक बार उल्लेख आया है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई है? प्राकृत, संस्कृत, ब्राह्मी या फिर सौरसेनी। तो आप सबको पता होगा इस सवाल का जवाब कि ऋग्वेद की रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना। यानी कि जो भारतीय साहित्यिक धरोहरें हैं उनमें से किसका अर्थ गुरु के पास जाकर बैठना है। ठीक है, गुरु के समीप बैठना। अरण्यक, पुराण, उपनिषद या फिर वेद, यानी इनमें से किसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास जाकर बैठना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपनिषद। ठीक है, उपनिषद दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और निषद। तो इसमें से जो उप का अर्थ होता है उसका अर्थ होता है समीप, और निषद यानी कि बैठना। ठीक है, तो उपनिषद यानी कि पास बैठना। तो गुरु के पास जाकर के बैठ के जो ज्ञान लिया जाता था उसको इस वजह से इसे उपनिषद नाम दिया गया था। ठीक है, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपनिषद। इसके अलावा जो अरण्यक है वो वन में इसकी शिक्षा प्राप्त की जाती थी, तो वन का समानार्थी ही अरण्य होता है, आपको पता होगा, इस वजह से इसे अरण्यक कहा जाता है। पुराण तो आपको पता ही होगा, वेद आपको पता ही होंगे, 4 वेद होते हैं और इसके अलावा 18 पुराण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही इसे शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ये कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, इसमें से जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसको आप इस नाम से टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, उसको बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होते हैं और PDF आपको आसानी से मिल सकें। ठीक है, तो ठीक है, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।